सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की तरफ मैं आपको ले जाने वाला हूं। एक ऐसी बात की तरफ लेकर जाने वाला हूं जो आपको चौंका कर रख देगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर ने जहां बहुत सारे लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया, वह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वजीर आजम की ट्रंप से मुलाकात ने भी कहीं गूंज इख्तियार की। लेकिन इस सारी गूंज के दौरान दो बातें बहुत ज्यादा सामने आने लगी कि आखिर ये औरत है कौन, आखिर ये औरत है कौन। और फिर इस कहानी के अंदर नया तहलका उस वक्त मच गया कि जब एक अहम रहनुमा ने यह बयान दे दिया कि इसका ताल्लुक तो एनक्यूएम से है। सब हैरत जदा, और वो भी एनक्यूएम लंदन से या एनक्यूएम पाकिस्तान से, अल्ताफ हुसैन साहब से, मुस्तफा कमाल साहब से, कामरान तेसूरी साहब से, किससे ताल्लुक। एक बड़ी खबर है जो मैं आगे चलकर आपको देने वाला हूं। यह खबर तो मैं आपको बताऊंगा ही कि इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या है, क्या हुआ, किस तरह हुआ, कौन था, लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ बड़ी और अहम खबरें भी साथ साथ शामिल करनी है। आखिर वो क्या ऐसे मामलात हुए कि जिसकी बुनियाद पर कामरान तेसूरी साहब यानी कि भाईजान को ये समाइक वकील के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उस एनक्यूएम के कोई और रहनुमा क्यों मौजूद नहीं थे। लेकिन उसी लम्हे दूसरी तरफ बहादुराबाद के अंदर एक शख्स जो लापता अपने आप को करार देता था, एक शख्स जो कि अपने आप को एक फिलोसोफर करार देता था, एनक्यूएम का वो नाम कि जो कि अपने आप को पीछे रखे हुए था, उसको इस वक्त फ्रंट पर कौन लेकर आया है। मैं बात कर रहा हूं हैदर अब्बास रिजवी की। और हैदर अब्बास रिजवी ने सारे इल्जामात अपनी दूसरी एनक्यूएम पर कैसे डाले, ये भी सब मुझे आपको बताना है। लेकिन इन सब खबरों से पहले पहले मैं एक अपने दोस्त की खबर पर बात करना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त फहीम सिद्दीकी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबों रुपए के स्कैंडल में से अरबों रुपए के स्कैंडल को जिस तरीके से वाजे किया है वो आप सबके सामने मौजूद है। लेकिन जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है कि जिसमें सोलर के नाम पर अरबों रुपए का चूना लगाया गया है, इसके वजीर नासिर हुसैन शाह कोई तौजीह पेश नहीं कर पा रहे। अगर ये दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर इस तरह का स्कैंडल सामने आया होता, किसी और सूबे का स्कैंडल सामने आया होता, तो ना जाने कितने लोगों के इस्तीफे सामने आ चुके होते। लेकिन जब पार्टी की, बिल्कुल ठीक बात है कि जब पार्टी के सरबराह की निगरानी के अंदर ये सारे मामला होते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर एक नया मोड़ आया, और वो ये कि कल रात को जियो न्यूज ने इसी खबर को शाया किया और अपने आप को प्रोपोगेट करने लग गया कि जनाब वाला ये खबर देखिए, जियो ने सबसे पहले ये स्कैंडल सामने लाया है। सरकार, सारी सूरत हाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी टीवी चैनल मौजूदा हुकूमतों से इश्तिहारात की मद में इतने पैसे लेता है कि उनके कोई स्कैंडल्स इनको नजर नहीं आ रहे। ये तो फहीम सिद्दीकी ने जो तमाम स्कैंडल को सामने रखा, अब जियो न्यूज इसको अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम ये स्कैंडल सामने लेकर आए। कोई ये स्कैंडल सामने लेकर नहीं आया। दरअसल इस पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के अंदर फहीम सिद्दीकी का ही किरदार है, और जियो जो है वो इसे पसे पुश डालने की कोशिश कर रहा है। सिंध हुकूमत में किसी भी जगह पर अब तक इतने बड़े स्कैंडल्स को सामने आने के एक हफ्ते के बावजूद भी अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना कोई वजीर ने इस्तीफा दिया, ना उस डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, ना वर्ल्ड बैंक ने इस बारे में पूछा। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला क्या। दरहकीकत ये पूरे का पूरा स्कैंडल जिसके पीछे हमारा दोस्त फहीम सिद्दीकी ने नाम भी बहुत सारे लोगों के लिए, आप बताइए उन सबके खिलाफ कोई इंक्वायरी अब तक शुरू हुई है? नहीं हुई है। क्योंकि जब आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो, जब सभी इस गंगा के अंदर नहा रहे हो, तो फिर सवाल कौन पूछेगा और जवाब कौन देगा। आइए खबर दूसरी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यही स्कैंडल्स के मामला आते हैं, यही वज़रा के मामला आते हैं, और सबको पता है कि सारा सिस्टम कौन चलाता रहा है। जिस सारे सिस्टम के बारे में बात कही जाती थी कि एसबीसी के अंदर नासिरुद्दीन शाह साहब हैं, तो वही नासिरुद्दीन शाह साहब को दोबारा से वजीर बना दिया गया है। कोई स्कैंडल, कोई कहानी, कोई गिरफ्तारी, कोई अमल में आया नहीं। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर ये पढ़ते रहे कि जनाब ये गिरफ्तारी, ये स्कैंडल, ये स्कैंडल, ये सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। और उसकी सबसे अहम बड़ी वजह यह है कि जब सभी एक साथ हो तो फिर सब एक हमाम के अंदर नंगे हो तो फिर कोई भी बात नहीं पूछी जाती है। तो अगर कोई ये समझ रहा था कि इस सिस्टम के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन होकर बहुत सारी गिरफ्तारियां, बहुत सारी रिकवरियां और कोई निजाम की बेहतरी की तरफ अमल आएगा, तो वो होता हुआ हरगिज नहीं आता। सिंध काबीना के अंदर जो बड़ी तब्दीलियां जिसको आप करार दे रहे हैं वो ये है कि तू इधर से वापस इधर चला जा, तो वापस इधर से इधर चला जा। यानी कि जिस लेबर मिनिस्ट्री के अंदर पहले सईद गनी थे उसको उधर वापस कर दिया गया, और जिस मिनिस्ट्री के अंदर बल्दिया की सबसे अहम मिनिस्ट्री के अंदर नासिर हुसैन शाह थे उसको वापस ले लिया गया। और ये सब बिलावल भुट्टो जरदारी के जेर साया हो रहा है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सब इससे बिल्कुल किनारा कश है। ये सब इस सिस्टम का एक हिस्सा है। कोई अगर ये समझता है कि नहीं सारे कर्ज माफिया में बिलावल की निगाह नहीं है, बिलावल को नहीं पता, तो सब झूठ बोलते। और अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के वो ताकतवर लोग कि जो इस सारे सिस्टम को रोक सकते थे और जिन्होंने नहीं रोका, वो भी एक बड़ा सवाल या निशान है, चाहे वो अदलिया या वो कोई और हो। अब आइए बड़ी खबर की, एक और खबर की तरफ चलते हैं। बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत अहम है। जिमनी बल्दियाती इलेक्शन होता है, तहरीके लब्बैक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सब इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। औरंगी टाउन की एक सीट के अंदर जहां पर बाकायदा इलेक्शन हो रहा था, वहां पर तहरीके लब्बैक ने यह बात साबित कर दी कि 2 दिन तक वो मुसलसल धरना दिए रहे, वहां पर पहरा देते रहे, और बकौल उनके अपने उन्होंने उस पहरे में अपनी सीट को बचा लिया। तहरीके लब्बैक ने जिस तरीके से अपनी सीट को बचाया है, ये अब एक सबूत है बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारे जमातों के लिए कि अगर वो अपने वोट बैंक
बैंक को बचाना चाहें तो फिर वो बचा भी सकते हैं और वो तमाम चीजें कर भी सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो है अहम खबर। पाकिस्तान में एक बड़ा अहम नाम और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, एमक्यूएम की सियासत के हवाले से बड़ा नाम यानी कि हैदर अब्बास रिजवी को करार दिया जा रहा है। हैदर अब्बास रिजवी साहब सन 2016 के बाद उनके ऊपर ऐसे इल्जामात कुछ आए हुए और बहुत सारे लोगों ने यह बात कही कि जनाब वाला इन पर अब सियासत में एंट्री की इजाजत नहीं, पब्लिक प्रेजेंस नहीं दे सकते। बहुत सारी जगहों पर ये बातें होती रही, गुफ्तगू होती रही, वो हरीम की पार्टियां भी अपने यहाँ पे करते रहे, वो शेर व शायरी भी करते रहे, लेकिन सियासी सरगर्मियों के हवाले से उन्हें गवर्नर हाउस के चंद प्रोग्रामों में देखा गया था। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ कि एकदम से एमक्यूएम की तरफ से हफ्ते के रोज एक जुमे के रोज एक नोटिफिकेशन आता है कि जनाब वाला हफ्ते के दिन 1 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि हैदर अब्बास रिजवी करेंगे और अराकीन असेंबली के साथ करेंगे। सबसे पहला नुकता यह था कि हैदर अब्बास रिजवी के जिस पर पहले पाबंदियां आई थी, या खुद एमक्यूएम उसको फ्रंट में नहीं ला रही थी या कोई भी वजूहात थी, उसके बावजूद हैदर अब्बास रिजवी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हैं और क्या करना है। और दूसरा नुकता यह था कि अरकाने असेंबली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब जो अरकाने असेंबली उनके साथ बैठे, उसमें उनके साथ एक वकील साहब बैठे और 2 अरकाने असेंबली कौमी असेंबली के बैठे, वो 2 जिसमें सलीम गौरी और सलीम साहब बैठे थे और वो आमतौर पर बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के। उसमें एमक्यूएम के चंद एमपीएस बैठे थे और वो एमपीएस जो है वो भी फारूक सत्तार साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो अहम नुकता यह था कि उससे एक रात पहले ही सवाल उठना शुरू हो गया था कि इसमें पीएसपी का फैक्टर शामिल होगा या नहीं होगा, और पीएसपी का फैक्टर शामिल उसमें नहीं हुआ और वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर रहे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उन्होंने जिस तरीके से 1.5 घंटे तक वो सिर्फ अल्फाजों के खेलते रहे और खबर का कोई ऐसा अहम अंसर उन्होंने नहीं किया। जिस रिपोर्ट को वो हिलाकर 2007 की रिपोर्ट का जिक्र करते रहे, हैरतअंगेज तौर पर इस सारे मामला पर जिसको कमांड है, यानी कि उस जमाने में मुस्तफा कमाल साहब होते थे, उनकी नायब होती थी नसरीन जलील साहिबा, अगर आपको याद हो के या ना याद हो, अगर आपको वसीम अख्तर साहब, अरशद वोहरा, फारूक सत्तार साहब, ये वो लोग थे कि जो कि बाकायदा उन बड़ी पोजीशंस पर रह चुके, और अगर वो इस सारे मामला पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बात समझ में भी आती। असल सवाल सबसे पहला यह है कि हैदर अब्बास रिजवी की इस वक्त एंट्री क्यों हुई है और किसने करवाई है और ये किसके लिए पैगाम है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जबकि अहम नुकता इसके अंदर ये है कि जो एमक्यूएम का दूसरा वाला फ्रैक्शन है वो इस सारे अमल से अपने आप को दूर रखेगा। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं आपको कुछ जरा सा एक चीज बताता हूं कि एमक्यूएम कामरान टेसोरी साहब, गवर्नर सिंधिया जिसे आमतौर पर हम भाईजान कहते हैं, भाईजान का एक बड़ा अहम मामला यह था कि उनके खिलाफ एक जब पटिशन दायर हुई थी और अहमद गबूल साहब ने यह पटिशन दायर की थी, तो मैंने उस वक्त एक सवाल पूछा था कि क्या ये इंडिविजुअल एक्ट है या ये एक साजिश है कि बाकायदा यहां पर इन्हें कामरान टेसोरी साहब के खिलाफ कोई ऐसा सिलसिला किया जा रहा है कि जिसकी बुनियाद पर अगर इनके वहां से हटाया नहीं जा पा रहा तो कोई कानूनी ऐसी चीज डालकर उनको हटाया जाए। आमतौर पर बड़े ओहदों पर इस तरह के मामला होते हैं और हुआ भी कुछ उनके अहमद गबूल साहब की जब दरख्वास्त लगी और दरख्वास्त लगते ही जज साहब ने फौरन तमाम लोगों को नोटिफिकेशन जारी करना शुरू किए तो बहुत सारे सवाल खड़े होना शुरू हो गए थे कि आखिर ये मामला है क्या ये कोई कंस्पायरेसी एक्ट है या फिर ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्ट है क्या। अब हुआ ये कि एक रात पहले इस हवाले से काफी मामला, काफी बातचीत हुई। वो क्या बातचीत हुई मैं इस हवाले से आपको बताऊंगा 8 अक्टूबर के बाद। वजह ये क्योंकि इन्होंने तो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा अहमद गबूल साहब ने कह दिया कि जनाब मैंने उनके काम को देखा, मैं उनके काम से बिल्कुल मुतमईन हुआ और काम को मुतमईन होने के बाद मैंने ये कहा कि जनाब ये जो है वो मैं अपनी पटिशन वापस ले लूंगा और आइंदा ऐसा कोई काम नहीं होगा। बहरहाल अहमद गबूल साहब ने अब क्योंकि 8 तारीख को इस पर समात है और 8 तारीख को जब इस केस को खत्म होता है या जो टर्न लेगा उसके बाद में इस सारे मामला के बहुत सारे अहम राजों से पर्दा उठाऊंगा कि ये मामला है क्या, था क्या और किस तरह से हुआ, क्योंकि ये इस वक्त अदालती मामला है। और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब बहरहाल कामरान टेसोरी साहब को क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठना चाहिए था या फारूक सत्तार साहब वहां पर प्रेस क्लब में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को साथ अटेंड क्यों नहीं की और ये सारे मामला क्या हुए, मेरे पास इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है और वो एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दूंगा 8 तारीख के बाद, जब इस 8 तारीख को कि जब इस केस को कोर्ट क्या फैसला करती है और ये पटिशन वापस आने के बाद ये तमाम मामला क्या होते हैं उसके बाद में तमाम रातों से पर्दा उठाऊंगा। लेकिन बहरहाल अगर ये कंस्पायरेसी भी थी या ये इंडिविजुअल एक्ट भी था, ये साजिश भी थी या कुछ भी था, कामरान टेसोरी साहब ने फिलहाल इस सारे मामला को बड़े अच्छे तौर पर खुद से हैंडल कर एमक्यूएम को शामिल किए बगैर इस सारे मामला को उन्होंने हल किया। ये एक बड़ा मामला है, लेकिन इसमें जो राज सारे अफशाएं ये मैं सिर्फ कोर्ट की वजह से, अदालत की वजह से इस वक्त खामोश हूं। 8 तारीख को इस सारी चीज को मैं ब्रीफ करूंगा कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या सारे सिलसिले हुए और फिर इस सारे मामला की क्या ये कंस्पायरेसी थी या इंडिविजुअल एक्ट था। ये सारी चीजों को कि हाँ उनका जाती मामला था कि उन्होंने वो जो अहमद गबूल साहब है उन्होंने जो है खुद से उन्होंने वो दी थी ये दरख्वास्त और उन्होंने क्या मौके तैयार किया था, ये एक तफसीली मौजूद है। तो इस पर मैं आपको 8 तारीख को सारे राज बताऊंगा। मैं मजबूर इस वक्त हूं क्योंकि ये मामला इस वक्त अदालत के अंदर है, इसलिए मैं ऐसे जरा सा 8 तारीख के बाद इस पर गुफ्तगू करना जरा तफसील के साथ मुनासिब समझूंगा। अगली खबर और उससे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
आपको एक बड़ा अहम मामला हुआ, और बड़ा मामला, पहले मैं आपको फवाद चौधरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उन्होंने परसों की है, इसे का एक क्लिप में सुनवाता हूं। पहले ये क्लिप सुनिए। उन्होंने जो एमकेएम की हैंडलिंग थी पैसों की, उसमें इल्जामात हैं कि वो उसमें शरीक रहीं और लोगों के साथ। जी हाँ, ये खातून जिसका ताल्लुक कहा जा रहा है कि जिसने एमक्यूएम को फंडिंग की है, एमक्यूएम पाकिस्तान को फंडिंग की है या एमक्यूएम लंदन को फंडिंग की है, लेकिन इनका इशारा ये था कि इसको किस तरीके से इस खातून को अलग से बनाया जाए। शमा जुनेजो साहिबा सिंध से इस खातून का ताल्लुक है, अपने एक नजरियात रखती हैं, एक मारूफ कॉलम्स भी लिखती रही हैं, एनजीओ से भी वाबस्ता रही हैं और काफी एक्टिव खातून रही है। इनके अपने एक नजरियात है। पिछले साल इनकी अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात भी हुई थी, और अगर आप इनके ट्विटर हैंडलर पर जाएं तो इन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब की कई जगहों पर तारीफें भी की हुई हैं। अच्छा, अब मामला यह था कि इस खातून का एक बड़ा अहम किरदार है, और ये अपने आप को एक ज़ाहिर लॉबिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। इस खातून की तकरीर इन्होंने लिखी, कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो जो तकरीर वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर की, ये खातून ने की। असल में जब ये खातून वहां पर गई है तो अब हुआ ये कि वो पूरा विजिट जो है, यानी कि फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, ट्रंप से मुलाकात, अक़वाम मुत्तहिदा की मुलाकात, तो सारे इस वक्त तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ चल रही है। जब तहरीक इंसाफ इस सारे मामला आपके खिलाफ चल रही है तो उनको कोई और मौका मिल नहीं पा रहा था कि वो जाकर अगर बात करे, तो इस खातून को हिट करना शुरू किया। आमतौर पर कोई भी वफ्द जब जाता है तो उसके अंदर रिसर्चर, लॉबिस्ट, मुख्तलिफ लोग होते हैं और जो वो शामिल होते हैं, तो जिसमें ये खातून भी शामिल थी। शमा जुनेजो साहिबा एक्टिविस्ट हैं, मैं उनके नजरियात से इख्तलाफ करूं या हिमायत करूं, लेकिन बहरहाल उनकी एक स्ट्रगल, उनकी एक जिद्दोजहद और उनकी अपने काम के अंदर एक बड़ी उबूर उनको हासिल है। अब हुआ ये कि उन्होंने इसको ये बनाना शुरू कर दिया कि ये तो यहूदी एजेंट है, ये तो इजराइल को तस्लीम करने वाली बात करती है और ये सारा करती है। अच्छा, इनको और कोई मौका नहीं मिला तो फिर उस खातून के मुतालिक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब इसका ताल्लुक एमक्यूएम से है, एमक्यूएम को फंडिंग करती रही है और ये करती रही है और वो करती रही है। दर हकीकत इस वक्त तहरीक इंसाफ को कुछ और सुझाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने इस खातून को हिट करना शुरू कर दिया। देखिए, ये सब नजरियाती इख्तलाफात किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन ऑन स्पेशलिस्ट उस खातून की सलाहियतें हैं, उसको खातून बड़ी पढ़ी लिखी तस्वुर की जाती है, और बल्कि है वो, और वो एक अपना एक सियासी नजरियात रखती है। अब चाहे वो किसी सूरत में अल्ताफ हुसैन साहब को बेहतर समझती है, वो नवाज शरीफ साहब को बेहतर समझती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो अंसारी साहब के किरदार को बेहतर समझती है कि उनका है, लेकिन इस सारे मामला में कंट्रोवर्सी के अंदर एमक्यूएम को बिला वजह शामिल करने की कोशिश की गई कि जनाब ये है और ये मामला है। तो अच्छा, जिस जमाने में इन्होंने मुलाकात की थी, उस जमाने में मुझे याद है मुर्तजा सोलंकी ने भी मुलाकात की थी, उस जमाने में जानी साहब ने भी मुलाकात की थी, बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की थी। पिछले एक साल की मुलाकात है, और इस हवाले से शमा जुनेजो साहिबा ने ट्वीट्स भी बहुत सारी की थी, उन्होंने उनकी बिरयानी भी खाई थी वगैरह 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 सारा। लेकिन इस सारे मामला के अंदर सिर्फ शामिल करने की वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का जो प्लेटफॉर्म है वो हर सूरत में नाकाम करना